डिस्क्लेमर, मैं ये बता दूं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाई गई बातें, नाम और घटने सभी काल्पनिक है। ये कहानी किसी के भावनाओं, परंपरा और विश्वास को आहत करने के लिए नहीं बनाई गई है। ये कहानी में सभी चीजें लेखक द्वारा कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड्स 1। एक नई कहानी का आगाज। दिल्ली। गहरी काली रात को चिरता एक आदमी खाली सड़क पर अपने लड़खड़ाते कदमों से भागे जा रहा था और बार बार अपने पीछे देखता कि कोई आ तो नहीं रहा ना। ज्यादा देर तक भागने से वो एक जगह रुककर अपने हाथ अपने घुटनों पर रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। तभी उसके सामने से 4 लग्जरी स्पोर्ट कार आके रुकी। उसमें से 8 बॉडीगार्ड बाहर आए। सारे बॉडीगार्ड ने ब्लैक कॉलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। सबके एक साइड कोने पर RK लिखा हुआ था। उन्हें देखते ही वो आदमी अपनी जगह पर जम सा गया। उसे बहुत ही डर लगने लगा। डरने की वजह से उसे बहुत तेजी से पसीने आने लगा और वो कांपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत की और पीछे की ओर भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उस एक कदम बढ़ाया ही होगा तभी उसके सामने एक चमचमाती गोल्ड कॉलर की रोल्स रॉयस आके रुकी। कार को देखकर वो वही जम गया। तभी कार से एक बॉडीगार्ड निकला और उसने पीछे का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही एक आदमी बड़े एटीट्यूड के बाहर आया, जो कि ऋषभ कुंद्रा, जो कि 21 साल का लड़का है। गोरा रंग, हल्की बियर्ड, नीली गहरी आंखें, मस्कुलर बॉडी के साथ 3 पीस ब्लैक सूट कैरी किया हुआ था। हेयर एकदम सेट, अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क जिससे उसके आंखें और लिप्स साफ दिख रहे थे। उस आदमी ने जैसी ही उसकी नीली आंखें देखी जिसमें बेहिसाब गुस्सा भरा हुआ था, वो जोर से बोल पड़ा, RK। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ऋषभ चेहरे पर एक छोटी सी डेविल स्माइल आ गई। ऋषभ अपनी कार से टिककर उसे देखकर अपनी रोबदार आवाज में कहा, तुझे क्या लगा था तू मुझे धोखा देके बच के भाग सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर तू भूल गया मेरे आदमी हर जगह पर है। तूने मुझे अंडरएस्टिमेट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुझे क्या लगा मैं गद्दारों को माफ कर देता हूँ? ये सुनते ही वो आदमी अपनी घुटनों पर बैठकर फुट फुट रोते हुए माफी मांगने लगा, क्योंकि वो जानता है ऋषभ गद्दारों का क्या हाल करता है। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी नहीं करूंगा, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर ऋषभ फिर से उसी रोबदार आवाज से बोला, अब तुझे माफी ऊपर जाके ही मिलेगी। उसने तुरंत ही अपनी बैग से गोल्डन कलर की पिस्टल निकली और उसके सर के सेंटर में गोली मार दी। वो आदमी तुरंत ही ढेर हो गया। ये हमरे स्टोरी का मैन लीड ऋषभ कुंद्रा, कुंद्रा ग्रुप का फाउंडर और सो है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी कंपनी का पूरा टर्नओवर कई खरबों का है, जिसकी वजह से ऋषभ दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पर आज तक इसे कुछ ही लोगों ने देखा है, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी हाइड रखता है। ऋषभ का फेस सबसे बड़ी मिस्ट्री है दुनिया के लिए। सामने से सब उसे एक बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, पर वो बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ माफिया वर्ल्ड का किंग में भी RK नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही सब थर थर कंपने लगते थे, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता माफिया है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। पर ऋषभ के क्रूरता के बारे में सब जानते हैं, पर कभी किसी बेकसूर को नहीं मार। ऋषभ अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है सब जानते हैं, इसलिए सब उसके सामने झुकते हैं। कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। ऋषभ अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और वापस गाड़ी में आके बैठ जाता है और कार चल पड़ती है। इशारा समझकर गार्ड अपने आदमियों को लाश ठिकाने लगाने को बोल के अपनी स्पोर्ट कार में बैठे कर ऋषभ के पीछे चलने लगते हैं। मुंबई थाडे। एक लड़की जो अपने छोटे से बेड पर बेफिक्र होकर सोई है, तभी उसका फोन बजा। उसने अपने बंद आंखों से ही इधर उधर हाथ फिरा और बिना दिखे ही फोन उठा के अपनी अलसाए आवाज में बोली, हेलो। उधर से उसकी दोस्त कोमल चिल्लाते हुए बोली, अवनी तू अभी भी सोई हुए है? अबे पागल उठ जा, आज तेरा प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डे। इतना सुनती ही अवनी जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, यार मैं तो भूल ही गई थी। तभी कोमल ने बोला, मुझे पता था तू भूल जाएगी, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया। अब जल्दी से रेडी होके कॉलेज आजा, मेरा पास एक आइडिया है। फिर कोमल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अवनी फटाफटा अपने वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद रेडी होके कॉलेज के लिए निकल गई। ये है हमारी फेमल लीड अवनी। दूध जैसा गोरा रंग, पालता फिगर, नीली बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे पितले और जो दिखने में किसी परी से कम नहीं। कॉलेज उसके अपार्टमेंट पास में ही था, इसलिए वो दौड़ते हुए ही कॉलेज की तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद वो दौड़ते भागते कॉलेज पहुंची। बाहर गेट पे ही उसे उसकी फ्रेंड कोमल मिल गई। अवनी उसके पास जाके परेशान होते हुए कहा, यार मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो भूल ही गई, अब क्या करूं क्या करूं। इतने में कोमल ने एक फाइल उसे देते हुए कहा, ये ले और टेंशन मत ले, ये तेरा प्रोजेक्ट। उसकी बात सुन के अवनी कभी उसे देखती तो कभी फाइल को।
फिर उसे कोमल से पूछा, तूने मेरा प्रोजेक्ट बनाया, थैंक्स यार। तभी कोमल बोली, मुझसे मेरा बनता नहीं, तेरा कहाँ से बनाऊंगी, ये तो तेरे आशिक का कमाल है। अवनी ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे पूछ रही हो किसने। कोमल ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अरे आशीष ने। तुझसे बात करने के बाद मैं सीधा उसे पास गई, मैंने उससे बोला कि तू अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई और बहुत ज्यादा परेशान है। उसने तुरंत ही अपने फ्रेंड की फाइल ली और मुझे दे दी और कहा अवनी का नाम प्रिंट करवा लेना। इतना सुनते ही अवनी का पारा हाई हो गया, वो चिल्लाते हुए बोली, तू पागल है क्या, तूने उससे हेल्प क्यों ली, तू जानती है न वो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे पीछे पड़ा है। ये फाइल जा अभी उसे वापस करके आ। कोमल ने जैसे ही मुंह खोलने वाली थी तभी अवनी ने गुस्से में उसे घूरा। कोमल डर गई, उसने फाइल ले और अंदर जाके रोहन को दे दिया। अवनी क्लास में इंटर हुई तो सभी लड़के उसे ही ताड़ रहे थे, उसने सबको इग्नोर किया और अपनी डेस्क पर कोमल के साथ बैठ गई। अवनी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, इस वजह से वो सभी लड़कों की क्रश थी और लड़कियों की राइवल। कुछ देर बाद सब अपनी अपनी डेस्क पर बैठे थे, तभी शर्मा सर अंदर आए और सबने उन्हें खड़े होके गिरिट किया। उन्होंने सबको बैठने का इशारा किया। सब अपनी जगह पर बैठे गए। शर्मा सर ने कहा, आज आप सबका प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है, तो जिसका सबमिट नहीं हुआ है आके सबमिट कर दे। तभी उनकी नजर अवनी पे पड़ी, जो आंखें बंद कर हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ा रही थी। सर उसे देखते ही समझ गए इसने फिर से प्रोजेक्ट नहीं किया। उन्होंने जोर से अवनी को आवाज लगाई और पूरे क्लास में खामोशी फैल गई। एपिसोड 2, अवनी का सीक्रेट रूम कहानी। अब तक अवनी ने कुछ बोलने की कोशिश की, तभी फिर से सिर ने चिल्लाते हुआ कहा, ई सैड गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अवनी ने अपना बैग उठाया और एक बार क्लास को देखा जो उसे ही देख रहे थे, फिर क्लास से बाहर निकल गई। क्लास के बाहर निकलते ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन। अब आगे क्लास के बाहर निकलते ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अवनी ने तुरंत अपना फोन बाहर निकला और मैसेज पढ़ के उसे फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने बैग से एक मिनी लैपटॉप निकला और वही पास के सीढ़ियों पर बैठे कर कुछ करने लगी। उसकी उंगली कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थी मानो पियानो बाजा रही हो। कुछ देर बाद लैपटॉप में ऑटोमेटिक बहुत कुछ दिखने लगा। वही अवनी एक बार सब देखती है। लैपटॉप बंद करके नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने चली जाती है। शाम तक अपने सारे लेक्चर अटेंड कर वापस अपने अपार्टमेंट वापस आके एक कप कॉफी बनती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में अवनी सीधा कबर्ड से एक लोवर टी शर्ट लेकर वॉशरूम में चली जाती है और चेंज करके अपनी कॉफी पीने लगती है। पीते वक्त उसे कुछ याद आता है और वो उठकर अपने रूम के मिरर के सामने जाती है और कुछ सोचकर एक हाथ मिरर पर रख देती है। हाथ रखते ही मिरर में कुछ स्कैनिंग होने लगती है और कुछ देर बाद और मिरर हटके एक गेट दिखने लगता है। अवनी बिना देर किए अंदर जाती है। अंदर बहुत अंधेरा था, पूरे रूम में बहुत कंप्यूटर स्क्रीन ही दिखाई दे रही थी। अवनी बिना वक्त गवाए एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने अपनी चेयर पर बैठे जाती ही और कीबोर्ड पर फिर एक बार फटाफट टाइपिंग करने लगती ही। कुछ देर बाद वो रुकती है और चेयर पर पीछे की ओर होकर स्क्रीन पे दिख रहे लड़के की आंखों को देखकर कहती है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, आखिर हो कौन तुम और मुझसे क्या चाहते हो, बार बार मुझे क्यों ढूंढने की कोशिश करते हो। अवनी के सामने जिस लड़के की तस्वीर है वो पूरी धुंधली है, बस उसकी आंखें हल्की हल्की दिख रही थी जो नीली कलर की है। कुछ देर बाद वो सीक्रेट रूम से अपने रूम में आके बेड पे लेटकर कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो नींद की आगोश में चली जाती है। दिल्ली कुंद्रा पैलेस के बाहर 15-16 ब्लैक मर्सिडीज 7 गोल्ड रोल्स रॉयस के साथ 4 स्पोर्ट कार भी थी। गाड़ियां रुकी। गाड़ियों के रुकते ही गार्ड ने दौड़ते हुए गेट खोल सारी गाड़ियां पैलेस के अंदर दूसरी तरफ चली और गोल्ड रोल्स रॉयस पैलेस के गेट पर रुकते ही एक गार्ड ने दौड़कर बैक डोर ओपन किया। उसमें से ऋषभ बाहर आया। सभी शेरवेट ने सिर झुक उसे गिरिट किया। उसेन बिना किसी को देखे अपने लंबे कदम लेते हुए लिफ्ट से अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो एक लूज टी शर्ट और लोवर पहनकर नीचे आया और बाहर की ओर जाने लगा। उसे जाता देख उसका खास दोस्त और उसका पा उसके विवान सामने आया और फाइल देते हुए बोला, ऋषु ये सिंघानी की डील का क्या करना है। ऋषभ बिना भाव के उसे तरफ देखता है और बाहर जाने लगा। विवान ने मन ही मन में कहा, भगवान ये कुछ बोल देगा तो मर जाएगा क्या, खैर मुझे क्या इसकी चुप्पी का मतलब है, डील डन करनी है। ऋषभ ने हेलमेट पहन के अपनी ओलेड स्पेन लेंडा लेके पैलेस के सेक्रेट रास्ते से बाहर निकल गया। सीधा अपने घर पर पहुंचा। रास्ते में ही उसने उसका मास्क निकालकर बैग में रख लेता है। ये एक दिल्ली का बहुत ही कंजेस्टेड इलाका था। ऋषभ अपनी पुरानी बाइक को एक छोटे से घर से सामने पार्क किया और घर अंदर चला गया। उसे देखकर महेश जी ने पूछा, बेटा इतना लेट कैसे हो गए। ऋषभ हंसते हुए कहा, अरे
डैड आप तो विवान को जानते हो ना, मूवी के लिए सर खा गया था तो बस उसे के साथ मूवी देख रहा था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। महेश जी ने हंसते हुए ही कहा, वो भी पूरा पागल है तुम्हारी ही तरह, पर लड़का दिल का बहुत अच्छा है, हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता है। ऋषभ ने भी हामी भर दी और डिनर टेबल की ओर बढ़ गया। ऋषभ के घर में उसकी माँ, पापा और उसकी बड़ी बहन रहती थी। ऋषभ ने सबका हाल चाल पूछा और सबसे बहुत सारी बातें की और डिनर करके अपने रूम में जाके सो गया। ऋषभ घर में सबसे छोटा था और सबका चहेता भी। उसकी माँ का नाम गीता कुंद्रा जो एक हाउस विफाई है, पिता का नाम महेश कुंद्रा जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बहन का नाम निशा जो अभी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती है। ऋषभ की एक और बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह ऋषभ रोज की तरह जल्दी उठकर जिम चला जाता है जो कि घर के पास में ही है। 1 घंटे बाद वो जिम करके वापस आता है। कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगता है। रेडी होकर वो नीचे आता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करता, सब भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ऋषभ ने अपने डेट की तरफ देखते हुए कहा, डेट मुझे 2 महीनों के लिए मुंबई जान है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जो वहां जाके ही पूरा हो सकता है। मेरे रहने खाने का इंतजाम विवान ने अपने विला में करा दिया है और वो भी मेरे साथ ही रहेगा, हम दोनों का सेम प्रोजेक्ट है। उसके डेट कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है बेटा तू चले जाना, पर जाना कब है? ऋषभ स्माइल के साथ कहा, आज शाम को। महेंद्र जी बोले, अच्छा ठीक है, ये लो कुछ पैसे और मना मत करना और ध्यान से जाना। ऋषभ ने बिना कुछ कहे वो पैसे लिए और खाने लगा। महेंद्र जी ने ऋषभ को थोड़े पैसे इसलिए दिए क्योंकि ऋषभ अपना खर्च अपने आप उठाता है, उसे पसंद नहीं कोई उसका खर्च उठाए। ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर सब अपने अपने कम पर चले गए। ऋषभ भी वहां से अपनी बाइक लेकर सीधा कॉलेज चला गया। उसे बाइक को पार्किंग में पार्क किया कि तभी वहां विवान आ गया। वो उससे हंसते हुए बोला, क्या बात है यार, आज बड़ा जल्दी आ गया, कि मिल गई क्या? ऋषभ ने उसे देखा और जवाब में बस एक डेंजरस लुक दिया। उसका लुक देखकर विवान की आवाज गले में ही अटक गई। वो झूठी हंसी के साथ बोला, अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? एपिसोड 3 ऋषभ और विवान कॉलेज में। कहानी अब तक विवान की आवाज गले में ही अटक गई। वो झूठी हंसी के साथ बोला, अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? अब आगे ऋषभ ने बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वो सीधा गलियारों से बढ़ते हुए अपने क्लासरूम में इंटर करता है। सब लोग अपना अपना काम छोड़ के उसे ही देखने लगते हैं क्योंकि आज उसने व्हाइट शर्ट पे ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी थी, पैरों में ब्लैक शूज और हाथों के स्लीव्स को ऊपर कर राख था। उसकी गहरी नीली आंखें सबको दीवाना बनाने के लिए काफी थी। लड़कियां मन ही मन में उसे अपना बनने के बारे में सोच रही थी, वही लड़कों उसे देखकर जल रहे थे। वैसे ये दिल्ली का सबसे बड़ा बिजनेस कॉलेज है, यहाँ ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे आते थे, पर ऋषभ यहाँ स्कॉलरशिप पे आया था। पर उसका ऑरा सबसे अलग था, इसलिए सारी लड़कियां उसकी स्कॉलरशिप वाली बात पे ध्यान नहीं देती थी। उसके आते ही उसके पीछे से विवान भी वहां आता है। एक बार फिर सब विवान को ही देखने लगते हैं। विवान ब्लू 3 पीस सूट के साथ एक बहुत ही ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी जो कि ऋषभ ने उसे गिफ्ट की थी, 23 बर्थडे पे दी थी। विवान को पूरा कॉलेज जानता था कि वो आरके का पीए है और ये कॉलेज भी आरके का ही था, लेकिन किसी को भी विवान की एज नहीं पता थी और वो शकल से अभी 21 साल का ही लड़का लगता था। इसलिए सबको लगता था विवान भी यहाँ पढ़ने आता है, पर सब इस बात से हैरान जरूर रहते हैं कि विवान इतनी छोटी उम्र में आरके का पीए कैसे बन गया। पर किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई विवान से पूछने की। कॉलेज में कुछ लड़कियां तो विवान को अपना बनाना चाहती थी तो कुछ उसके जरिए आरके को फंसाना चाहती थी। विवान भी बहुत हैंडसम था, पर ऋषभ के आगे थोड़ा कम। ऋषभ सबको इग्नोर करता हुआ लास्ट बेंच पर बैठ जाता, विवान भी उसी के साथ वहां बैठ जाता है। विवान ऋषभ से कहता है, ऋषु बात हुई अंकल से? तो ऋषभ बिना भाव के उससे कहा, डैड मान गए हैं, हम शाम को मुंबई के लिए निकलेंगे, जेट रेडी करने को बोल दो। विवान हाँ में सिर हिला देता है। अपना फोन में किसी को मैसेज करके जेट रेडी करने को बोलता है। ऋषभ विवान को देखे बिना ही पूछता है, मिली वो? तो विवान सर ना मैं हिला देता है। ऋषभ आगे कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की ऋषभ के पास आती है और कहती है, मेरा नाम सोनल भाटिया है और मैं यहाँ के तरस्ती की बेटी हूँ। ऋषभ उसे कोई भाव नहीं देता और अपने मोबाइल में न्यूज देखने लगता। उसे देखकर विवान ने मन ही मन बोला, इसे लगत है अपनी जान प्यारी नहीं है जो शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, इसे कौन समझाए। ऋषभ ने एक से सुंदर लड़कियों को नहीं आंख उठाकर नहीं देखा तो तुम क्या चीज हो? वही सोनल ने ऋषभ का कोई रिएक्शन न देता देख और चिढ़ गई और चिढ़ते हुई बोली, ओ हेलो, तुमने अपने आप को समझा क्या है?
मैं सोनल भाटिया तुमसे खुद मिलने आई हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है पर मैं तुम्हें भाव दे रही हूँ। बहुत ही खुश नसीब हो जो मैं तुमसे खुद बात करने आई हूँ। ऋषभ ने फिर भी कुछ नहीं कहा और न्यूज़ पढ़ता रहा। सोनल अब और चिढ़ जाती है और दांत पिसते हुई बोलती है, यू वेट एंड वॉच। मैं क्या करती हूँ और पैर पटकते हुई चली जाती है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि विवान वही था। अगर उससे गुस्सा आ गया तो वो उससे छोड़गा नहीं। सोनल के जाने के बाद ऋषभ बिना भाव को विवान को देखता है जो उसे ही देख रहा है। ऋषभ के देखते ही वो हाँ में सिर हिला के किसी को कॉल करता है। दो ही रिंग में फोन उठ जाता है। उधर से आवाज आई, तो कैसे है विवान जी, बड़े दिनों बाद याद आए, सब खुशल मंगल तो है ना। विवान ने उसकी बात कटते हुए बोला, तुम्हारे कॉलेज में सोनल भाटिया नाम की लड़की है, उसे आज है अभी रिस्टिगेट करो, बॉस का ऑर्डर है। तो डीन बोला, हो जाएगा सर। इतना बोल के विवान ने तुरंत फोन काट दिया और ऋषभ की तरफ देखकर बोला, काम हो गया। ऋषभ ने कोई जब नहीं दिया और अपने काम में लग। वहीं दूसरी तरफ मुंबई थाने अवनी अंदाया लेते हुई उठी और अपने आसपास देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। दिखाते हुई उसकी नजर सामने वाली क्लॉक पर पड़ी। उसमें 9 बजने वाले थे। वक्त देखते ही वो फटाफटा बेड से उठने लगती है और बड़बड़ते हुई बोलती, आज फिर से लेट हो गई शर्मा सर तो आज जान ही ले लगे। वो फटाफट अपने बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद बबलू जीन्स पर पिंक टॉप डालकर बिना नाश्ता करे ही कॉलेज की तरफ चली जाती है। वो दौड़ते भागते कॉलेज पहुंचती है और सीधा क्लासरूम में आके कोमल साथ बैठे जाती है। कोमल उसे देखकर कहती, यार कभी तो वक्त पर कॉलेज आया कर। अवनी ने अपने दांत देखते बोली, यार ये पाए वगैरह मेरे बस की नहीं है, मैं तो बस डिग्री की वेज से कॉलेज आती हूँ। वैसे भी मुझे किसी से शादी करके सुकून से जिंदगी जीना चाहती हूँ। कोमल उसके बातों पर उसे सर पर चपत लगते हुई बोली, कभी तो कुछ काम का बोला कर, जब देखो शादी शादी, ना जाने कौन इतना गधा होगा जो तुझसे शादी करेगा। माना तू कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है मगर तेरी हरकतों की वजह से सब लड़के तुझसे परेशान रहते हैं। जब देखो किसी ना किसी को पिट देती है। अवनी उसकी बात को सुन के अपना मुंह पाउट बना के बोली, यार तुझे तो मेरी है हरकतें खराब लगती है। उन अमीर जादों की अच्छी है क्या? सबके सब बस मेरी खूबसूरती पे मरते हैं और बस मेरे साथ सोना चाहते हैं। राजेश का याद है न, अगर सही वक्त पर मैं वहां से भागी नहीं होती तो आज किसी को मुंह देखने के लायक नहीं रहती। और वैसे भी मुझे इन बंदरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोमल बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पता नहीं कब तुझे किसी से प्यार होगा और मेरा पीछा छूटेगा तुझसे। ये बात सुन के अवनी अपना मुंह फूला कर बोली, आज के बाद मुझसे बात मत करना। उसका फूला मुंह देखकर कोमल की हंसी छूट जाती है। अवनी भी कोमल को देखकर हंसने लगती है। तभी शर्मा सर आ जाते हैं और दोनों शांति से बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। एपिसोड 4 ऋषभ पहुंचा मुंबई। कहानी अब तक। अवनी अपना मुंह फूला कर बोली, आज के बाद मुझसे बात मत करना। उसका फुला मुंह देखकर कोमल की हंसी छूट जाती है। अवनी भी कोमल को देखकर हंसने लगती है। तभी शर्मा सर आ जाते हैं और दोनों शांति से बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। अब आगे दिल्ली में ऋषभ अपने सारे लेक्चर अटेंड करके सीधा घर आ जाता है और पैकिंग करने लगता है। वो ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 जोड़ी ही कपड़े रखता है क्योंकि मुंबई के पैलेस में ऑलरेडी उसका सारा सामान है। ऋषभ अपनी पैकिंग खत्म कर अपनी मां को हक करते हुए हे गालों पर एक किस करके एक स्माइल के साथ कहता है, मोम मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, जब तक मैं आपको टेलीफोन करूंगा। गीता जी ठीक है बोलती है, उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। ऋषभ भी ओके बोलकर अपना बैग लेकर घर से निकल जाता है। घर से निकाले ही उसका चेहरा फिर से भावहीन हो जाता है। जो खुशी 2 मिनट पहले उसके फेस पर थी ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ दूर जाके ऋषभ एक सुनसान रोड पर पहुंचता है जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक BMW उसके सामने आके रुकी। ऋषभ बिना अंदर देखे ही पीछे का डोर ओपन करके बैठे जाता है। ये गाड़ी विवान की थी जो उसे लेने आया था। विवान ने अपनी गाड़ी पैलेस की तरफ घुमा लेता है। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आती है, गाड़ी के आगे और पीछे 10 गाड़ियां का काफिला चलने लगता है जिसमें ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। ऋषभ गाड़ी में ही अपना मास्क पहन लेता है। कुछ देर बाद वो पैलेस पहुंच गए। एक गार्ड जल्दी से आके पीछे का डोर खोलता है। ऋषभ अपना बैग लेकर बिना किसी को देखे अपने पैलेस के रूम में चला गया। इस वक्त भी उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। दरअसल ऋषभ सिर्फ अपनी फैमिली के सामने ही हंसता और बोलता था, बाकी वक्त उसका फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। और यही कारण था कि सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि जो जितना शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। थोड़ी देर में ऋषभ एक 3 पीस गरे कलर का हैंडमेड सूट पहनकर चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाकर नीचे आता है। उसने आज उसकी फेवरेट वॉच जो कि 30 करोड़ की है वो पहन रखी थी।
उसकी वॉच इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि जिन्होंने इसे डिजाइन किया है वो वर्ल्ड के सबसे फेमस डिजाइनर थे और ये वॉच उनकी लास्ट डिजाइन थी जो कि उन्होंने खास ऋषभ के लिए डिजाइन की थी उसे गिफ्ट करने के लिए। पर ये एक कपल वॉच थी जो कि 2 वॉच का सेट था। पर ऋषभ को ये बहुत पसंद आई थी इसलिए उसने वो वॉच एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन कभी पहनी नहीं थी। पर आज ऋषभ का मन इस वॉच को पहनने का बहुत कर रहा था इसलिए उसने इसे पहन ली। सब लोग बस एक टक उसे ही देख रहे थे। विवान उसके पास आके धीरे से एक आंख दबाकर कहता है, भाई आज तो पक्का तू आग लाने वाला है। उसके बाद पर ऋषभ कुछ रिएक्ट नहीं करता और बाहर की तरफ चला जाता है। उसके पीछे पीछे ऋषभ भी बाहर आ जाता है। फिर दोनों अपने चॉपर में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। चॉपर सीधा उनके प्राइवेट प्लेन के साइड में ही लैंड करता ही दोनों चॉपर से उतरकर प्लेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ करता है। उसके साथ 3 प्राइवेट प्लेन और टेक ऑफ करते हैं। इसमें ऋषभ के 400 सीक्रेट बॉडीगार्ड थे। ये बॉडीगार्ड ऋषभ को सेक्रेटली प्रोटेक्ट करते थे। सबके सामने ये नॉर्मल गेटअप में ही रहते हैं पर जैसे ही ऋषभ पर कोई खतरा होता है ये एक्स में आ जाते और ऋषभ को प्रोटेक्ट करते। प्लेन एक फुल पासंगर टाइप प्लेन था पर यह अंदर से किसी होटल से कम नहीं था। इसके अंदर बार थिएटर डिनर एरिया और प्राइवेट रूम भी थे जो कि किसी होटल के रूम से कम नहीं थे। ऋषभ का एक पर्सनल स्पेस है जहां सिर्फ उसके ही प्लेन चल सकते हैं। ऋषभ के 16 प्राइवेट प्लेन है जिसमें से 4 उसके बॉडीगार्ड के लिए, बाकी सारे प्लेन अलग अलग कंट्री में रहते हैं। इमरजेंसी के लिए वो सिर्फ अपने पास 2 ही प्लेन रखता है जो हमेशा रेडी रहते हैं ऋषभ को ले जाने के लिए। ऋषभ के साथ ऋषभ के दास सबसे खास और भरोसेमंद बॉडीगार्ड भी प्लेन में थे जो कि उसके साथ हमेशा रहते थे। सारे बॉडीगार्ड हर सिचुएशन में सर्वाइव करना जानते थे और सब ऋषभ के सारे काम भी संभालते थे। ऋषभ कभी भी कोई भी मीटिंग खुद नहीं अटेंड करता है, हमेशा या तो उसके बॉडीडबल अटेंड करते या उसके ये 10 बॉडीगार्ड में से कोई। ऋषभ के बॉडीडबल पूरी तरह से ऋषभ जैसे ही दिखते थे, बस सबके फेस अलग थे। वो हमेशा मास्क लगा के ही मीटिंग करते थे। ऋषभ अपने बॉडीडबल इसलिए यूज करता है क्योंकि उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है, इसलिए वो हमेशा दूर बैठकर मीटिंग को लाइव देखकर अपने बॉडीडबल को इंस्ट्रक्शन देता है और वो वैसा वैसा बोल देते हैं। रात का वक्त ऋषभ अपने प्लेन से बाहर निकलता है। वहां पर पहले से है उसके सारे बॉडीगार्ड वहां लाइन से खड़े थे और आसपास नजर रखे हुए थे। ऋषभ सीधा प्लेन से उतरकर एक बुलेट प्रूफ बेंटले में बैठता है। उसके साथ उसका पीए विवान भी उसके साथ बैठता है। वो सब अपने पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे सबने ऋषभ की कार देखी, सब अपने आप अपनी कार साइड कर लेते हैं और जाने का रास्ता देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋषभ को ट्रैफिक से सख्त नफरत है। ये बात सब जानते हैं। ऋषभ की कार का काफिला सबसे अलग ही दिखता है क्योंकि उनकी कार पर नो प्लेट की जगह सिर्फ आरके का लोगो बना होता है। रास्ते में विवान ऋषभ को डील के बारे में बताता है और लगातार कुछ दिन होने वाली मीटिंग के बारे में बताता है। ऋषभ सब ध्यान से सुनता है और चुपचाप सीट पर टेक लेकर आराम करने लगता है। एपिसोड 5 मिस्टर वालिया से मुलाकात कहानी। अब तक ऋषभ की कार का काफिला सबसे अलग ही दिखता है क्योंकि उनकी कार पर नो प्लेट की जगह सिर्फ आरके का लोगो बना होता है। रास्ते में विवान ऋषभ को डील के बारे में बताता है और लगातार कुछ दिन होने वाली मीटिंग के बारे में बताता है। ऋषभ सब ध्यान से सुनता है और चुपचाप सीट पर टेक लेकर आराम करने लगता है। अब आगे आज ऋषभ को भी कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था, जैसे कोई अपना मिलने की खुशी हो। कुछ देर बाद सब पैलेस पहुंच जाते हैं जो कि मुंबई के जुहू पर था। ऋषभ कार से उतारकर सीधा लिफ्ट से ऊपर अपने रूम में चला गया और शॉवर लेकर अपने स्टडी रूम में जाके अपना काम करने लगा। ही दूसरी तरफ अवनी अपने सारे लेक्चर अटेंड कर वापस घर आती है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाके फ्रेश होके अपना डिनर ऑर्डर कर देती है। आज वो बहुत ज्यादा थक गई थी। आज उसे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला है, इसलिए उसने डिनर नहीं बनाया। कुछ देर बाद अपना डिनर करके अपने रूम में सोने चली गई। अलगी सुबह कुंद्रा पैलेस। ऋषभ अपने रोजाना की तरह जल्दी उठकर जिम चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो वापस अपने रूम में आया और फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होके नीचे हाल में आ गया। वहां विवान पहले से है रेडी होके बैठा था। विवान ऋषभ को गुड मॉर्निंग विश करता है। ऋषभ भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। विवान शॉक्ड होके उसे ही देख रहा था क्योंकि ये पहली बार है कि ऋषभ ने उसे मॉर्निंग विश किया हो। ऋषभ की आवाज से विवान अपने होश में आया। ऋषभ का आज का शेला समझाने लगा। फिर दोनों जाके डिनिंग टेबल पर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज ऋषभ की बहुत है इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, इसलिए आज वो खुद ही मीटिंग अटेंड करने वाला था क्योंकि आज उनकी मीटिंग दुनिया के सबसे बड़े बिल्डर हीरालाल वालिया से होने वाली थी।
जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष होगी। ऋषभ इन्हें अपना आदर्श भी मानता था क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने दम पर वालिया ग्रुप को बनाया था। इनकी भी जीवन कुछ हद तक ऋषभ से ही मिलता जुलता था। ऋषभ घर से निकलकर सीधा मीटिंग के प्लेस पर पहुंचता है। ये मुंबई का सबसे बड़ा होटल था, मॉर्निंग स्टार। ये होटल भी ऋषभ का ही है। जिस फ्लोर पर मीटिंग होने वाली है उस फ्लोर को पहले ही विवान ने खाली करा दिया था। वह सिर्फ ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। ऋषभ विवान को स्ट्रिक्टली समझता है, मीटिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। विवान बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगता है। ऋषभ एक रूम में जाके रेडी होने लगता है क्योंकि आज वो मिस्टर वालिया से विवान का असिस्टेंट बनके मिलने वाला है। मुंबई ठाणे अवनी रोजाना की तरह आज भी लेट उठी। उसने उठकर वक्त देखा तो घड़ी में 9 बाज रहे थे। आज अवनी कॉल्स नहीं था इसलिए वो आराम से उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बना के उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर रूम जाके अपने लैपटॉप में काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। अवनी ने नाम देखा और फटाफट फोन उठा लिए। उधर से कुछ बोला गाय। अवनी ने ओक बोल के फोन काट दिया और रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो सिंपल सा ब्लैक गाउन पहनकर घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो भी उसे होटल के सामने खड़ी थी। सब उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। अवनी इस सिंपल ड्रेस में भी कयामत ढा रही थी। वो सबको इग्नोर करके सीधा रूम 309 में जा पहुंची जहां उसकी टीम उसका ही वेट कर रही थी। अवनी जाके गेट नॉक करती है। अंदर से कोमल गेट खोलती है। अब आप सोच रहे होंगे कोमल कैसे? कोमल अवनी की बचपन की दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहती है। कोमल को उसके बारे में सब पता है और कोमल भी उनकी टीम की ही मेंबर है। अवनी सीधा अंदर चली जाती है। इस वक्त उसके फेस बिल्कुल शांत था। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। जो अवनी हमेशा हंसती खेलती रहती थी उससे बिल्कुल ही अलग अवनी लाग रही थी। अवनी आके सबके सामने बैठे जाती है। सब उसे गिरीट करते हैं। अवनी सबको देखकर बोलना शुरू करती है कि आज कुछ भी करके डेट के कागो को इंडिया आने से रोकना है। रोहित की तरफ इशारा करके कहती, तुम अभी की अभी उस टापू के लिए निकल जाओ और वहां अपने सारे आदमी लगा दो। जैसे ही शिप वहां आए शिप को बोम से उड़ा देना। और सबकी तरफ देखकर कहती है, आज का इंचार्ज रोहित है, तुम सब इसके ऑर्डर फॉलो करोगे। सब ने एस बॉस बोल के सर झुका लिया। दूसरी तरफ रूम 220 में ऋषभ एक 3 पीस सूट पहनकर बाहर निकला और विवान के साथ अपने होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया, जहां रूम में मिस्टर वालिया पहले ही मौजूद थे। दरवाजे की आवाज सुनके वालिया जी भी चेयर से खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही ऋषभ को देखा उनकी आंखों में चमक आ गई। विवान ने वालिया जी से हाथ मिलाया और ऋषभ के बारे में बोला, सर ये मेरा असिस्टेंट रुद्र सिंह है और आज आपके साथ यही डील करेंगे। हम माफी चाहेंगे, आज सर को बहुत ही जरूरी काम से इंडिया से बाहर जाना पड़ा। वालिया जी ऋषभ से हाथ मिलिया और कहा, अरे कोई बात नहीं, प्लीज टेक योर सीट बोल के सबको बैठने का इशारा किया। इस वक्त रूम में सिर्फ मिस्टर वालिया, ऋषभ, विवान और उसके 10 खास बॉडीगार्ड थे। ऋषभ ने डील के बारे में समझना शुरू किया। ऋषभ बहुत है कॉन्फिडेंस होके एक टर्म समझा रहा था जिसे मिस्टर वालिया भी बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे। उनकी नजर ऋषभ पर ही थी। सब समझाने के बाद ऋषभ वालिया के सामने रखी चेयर पर बैठकर वालिया जी से बोला, सर तो आपको हमारी इस डील से कम 1500 करोड़ का फायदा होगा। हमारी कंपनी इसका पूरा ध्यान रखेगी कि प्रोजेक्ट में यूज होने वाला सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। वालिया जी ने थोड़ा सोचा और हाथ आगे बढ़ाकर ऋषभ से हाथ मिलते हुए कहा, डील डन मिस्टर कुंद्रा। नोट, ऋषभ को सब बस आरके के नाम से जानते थे। सबको बस के का मतलब ही पता था, किसी को भी आर का मतलब नहीं पता चला आज तक, बस कुछ लोगों को छोड़कर। जहां सब इस बात से खुश थे, डील डन सुन के वही आखिरी बात सुन के सब सॉकर्ड हो गए। ऋषभ के हाथ जम से गए। वो भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मर वालिया जी को ही देख रहा था। एपिसोड 6, ऋषभ और अवनी की पहली मुलाकात। कहानी अब तक। वालिया जी ने थोड़ा सोचा और हाथ आगे बढ़ाकर ऋषभ से हाथ मिलते हुए कहा, डील डन मिस्टर कुंद्रा। जहां सब इस बात से खुश थे, डील डन सुन के वही आखिरी बात सुन के सब सौका हो गए। ऋषभ के हाथ जम से गए। वो भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मिस्टर वालिया जी को ही देख रहा था। अब आगे जिनके फेस पर एक स्माइल थी। विवान होश में आया और हकलाते हुए कहा, सर आप गलत समझ रहे हैं, ये तो रुद्र सिंह है, मेरा असिस्टेंट। वालिया जी ने विवान की तरफ देखा और जोर से हंस दिए और बोला, बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो, मैंने इस आंखों से दुनिया देखी है, मुझे इन आंखों पर पूरा भरोसा है कि ये है एमआर कुंद्रा है। अब ऋषभ भी समझ चुका था, मिस्टर वालिया से सच नहीं छुपा सकते। ऋषभ ने भी मिस्टर वालिया से कहा, मानना पड़ेगा गा मिस्टर वालिया, आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया और अपने एक ही मीटिंग में पहचान लिए। मिस्टर वालिया ने कहा, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था।
कि आप कुछ अलग हो, आपका ऑरा किसी असिस्टेंट का था है नहीं, और जब अपने पहले हाथ नहीं मिला तभी मुझे कुछ शक होने लगा। फिर जब आपकी प्रेजेंटेशन देखी तो मेरा शक और बढ़ गया कि आप पक्का कोई और है जो आप दिखाना नहीं चाहते। फिर मैंने आपको लास्ट में जब आपको कुंद्रा बोल तो मुझे सबकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप हे मिस्टर कुंद्रा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने खुद आए, वरना आपकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है। ऋषभ ने भी एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी। कुछ देर और बात करके ऋषभ खड़ा हुआ और वालिया जी से हाथ मिलते हुए बोल, सो मिस्टर वालिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पर एक बात, आप ये बात किसी को नहीं बता सकते कि आपने मुझे देखा है, वरना आप जानते हैं क्या हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिस्टर वालिया भी घबराते हुए हाथ मिलाया के ओक मिस्टर कुंद्रा, जैसा आप चाहे। ऋषभ वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। इस वक्त उसके साथ विवान हे था। बाकी बॉडीगार्ड ऋषभ के डिस्टेंस बना के चल रहे थे, किसी को पता ना चले ये ऋषभ कुंद्रा है। ऋषभ लिफ्ट में जाता है, तभी विवान का कॉल आता है। वो लिफ्ट में एक साइड होके कॉल पर बात करने लगा, वही ऋषभ भी अपने फोन में कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद लिफ्ट का गेट ओपन होता है। वो बिना देखे ही कौन सा फ्लो है लिफ्ट से उतर जाता और सीधे चलने लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। एक आवाज के साथ वो किसी के ऊपर गिर जाता है। ऋषभ एक टक उसकी नीली आंखों को देख रहा था और कहीं खो गया था। वहीं दूसरी तरफ अवनी भी उसकी आंखों में की खो गई थी, उसे एक टक देख रही थी। असल में अवनी भी अपनी टीम से मीटिंग करके बाहर जा रही थी। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी उसकी टक्कर ऋषभ से हो जाती है। दूसरी तरफ आवाज सुन के विवान अपना फोन रखकर दौड़कर ऋषभ के पास आता है तो देखता है ऋषभ किसी लड़की के ऊपर गिरा है और एक टक उसे देख रहा है। विवान अपना गला साफ करने की आवाज करता है। आवाज सुन के अवनी और ऋषभ दोनों होश में आते हैं। ऋषभ जल्दी से खड़ा होता है और अवनी को उठने में मदद करता है। अवनी खड़ी होकर ऋषभ को थैंक यू बोलती है। ऋषभ उसे मान करते हुए बोला, अरे मेरी वजह से आप गिर गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। अवनी भी उसे मान करते हुए कहती है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने फोन में इतना बिजी हो गई थी कि आपको देख ही नहीं पाए। ऋषभ कहता है, चलो कोई बात नहीं। ऋषभ अपना हाथ आगे करके बोलता है, मेरा नाम ऋषभ कुंद्रा है। अवनी भी हाथ मिलते हुए बोलती है, मैं अवनी। ऋषभ अवनी को उसका फोन उठा के देता है। अवनी अपना फोन लेती है, ऋषभ को थैंक्स बोल के वहां से चली जाती है। वही ऋषभ की बात सुनकर और हरकतें देखकर विवान एकदम सोकर खड़ा था। उसने तो जैसे भूत देख लिया हो। उसका दोस्त जिसने लड़ियों को आज तक देखता भी नहीं था, वो आज किसी से सामने से बात कर रहा है। वो भी स्माइल के साथ। विवान होश में आता है और देखता है विवान अभी भी उसी तरफ देख रहा है जहां से अवनी गई है। विवान अपना हाथ ऋषभ के सर पर रख के टेम्परेचर चेक करता है। मन में ही बुदबुदाता है, बुखार तो नहीं है। ऋषभ अभी भी अवनी के ख्यालों में खोया हुआ था। विवान जब देखता है ऋषभ अभी भी होश में नहीं है, वो ऋषभ के कान में धीरे से बोलता है, पसंद आ गई क्या? ऋषभ हाँ में सिर हिला देता है। विवान ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ऋषभ आवाज सुन के होश में आता है और कहता है, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बोल के वो चुप हो जाता है। फिर अचानक से ऋषभ स्टिरिकेट मोड में आके कहता है, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक मेरे रूम में चाहिए। विवान ऋषभ का बदलता व्यवहार देखकर एकदम चुप हो जाता है और कहता है, हो जाएगा बॉस। ऋषभ वहां से निकल के अपने सीक्रेट लिफ्ट से ऑफिस आ जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि ऋषभ आज ऑफिस आया है। वो कल ऑफिस आने वाला था। ऋषभ का ऑफिस हर कंट्री से साथ इंडिया के हर स्टेट में था। ऋषभ ऑफिस में आके भी बार बार अवनी का चेहरा ही याद आ रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, कुछ तो है बात तुम में जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सा है जो माने आज पहली बार किसी लड़की की आंखों में देखा है। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपने ख्यालों को झटकाकर अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ अवनी भी होटल से निकलकर टैक्सी लेती है और अपने अपार्टमेंट की तरफ चल देती है। वो भी इस वक्त ऋषभ के बारे में ही सोच रही थी। वो मन ही मन में बोलती है उसे कि वो आंखें कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसकी आंखों में जो कशिश थी वो बहुत ही अपना सा फील करा रहा थी। एपिसोड 7 अवनी की इन्फॉर्मेशन कहानी। अब तक अवनी भी होटल से निकलकर टैक्सी लेती है और अपने अपार्टमेंट की तरफ चल देती है। वो भी इस वक्त ऋषभ के बारे में ही सोच रही थी। वो मन ही मन में बोलती है उसे कि वो आंखें कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसकी आंखों में जो कशिश थी वो बहुत ही अपना सा फील करा रहा थी। अब आगे तब तक गाड़ी का ब्रेक लगता है। अवनी ख्यालों से बाहर आती है तो देखती है अपार्टमेंट पहुंच चुकी है। वो गाड़ी से उतरती है।
ड्राइवर को पैसे देके अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अपार्टमेंट में आते आते शाम हो चुकी थी, वो सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। 10 मिनट बाद वो किचन में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने खाना खाया और अपने रूम में जाके अपने लैपटॉप में कुछ करने लगी। कुंद्रा पैलेस। ऋषभ शाम को अपने पैलेस आता है। अभी भी उसे अवनी का है चेहरा याद आ रहा था। वो सीधा अपने रूम में जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो वारूम से बाहर निकलकर क्लाजेट रूम में जाके लोवर और टी शर्ट पहने कर बाहर आता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। ऋषभ कमिंग कहता है। विवान अपने हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आता है और ऋषभ के सामने जाकर बताना शुरू किया। भाई, तुमने जिस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने को दी थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। वो फाइल ऋषभ को देते हुए बोलता है, उनका नाम अवनी है। मिस अवनी 21 साल की है। अभी वो मुंबई यूनिवर्सिटी बीएड के 3rd ईयर की स्टूडेंट है। वो पिछले 3 सालों से मुंबई में रह रही है। इस वक्त वो ठाणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। अवनी के पेरेंट्स नहीं है, उसकी बस एक दोस्त है कोमल जो हमेशा साथ रहती है। पर एक बात समझ नहीं आ रही। इतना बोल के वो चुप हो जाता है। ऋषभ सब ध्यान से सुन रहा था। ऋषभ उसकी आंखों के सवालों को समझते हुआ, पर क्या? विवान आगे कहता है, समझ नहीं आ रहा। विवान थोड़ा गंभीर भाव से बोला, उनके 3 साल की डिटेल तो है, पर उसके पहले वो कहाँ रहती थी, कहाँ से आई है, क्या करती थी, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। एक और अजीब बात है, हम सिर्फ उतना ही जान पाए जितना डिटेल उन्होंने आपने सोशल मीडिया पे खुद शेयर की है। उनकी इन्फॉर्मेशन ऐसे हाइड की हुई है कि कोई बड़ा से बड़ा हैकर भी पता ना लगा पाए। इसके अलावा उनके फोन और लैपटॉप में इतनी हाईटेक फायरवॉल है कि हमारे सीक्रेट सिस्टम के लोग भी उसे हैक नहीं कर पाए। एक नॉर्मल लड़की की इतनी हाईटेक सिक्योरिटी होना थोड़ा अजीब है। विवान आगे कहता है, ये पहली बार है कि हमें किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। सीक्रेट सिस्टम ऋषभ का एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ ऋषभ के एक इशारे पर इंटरनेट वर्ल्ड में तबाही ला सकते। इसके अंदर दुनिया के सारे बेहतरीन हैकर काम करते हैं जो सिर्फ ऋषभ का ही ऑर्डर मानते हैं। लेकिन इस सिस्टम के बारे में सिर्फ ऋषभ और विवान ही जानते हैं। दुनिया इस सिस्टम से अनजान है। वही इस सिस्टम के हमेशा एक ही राइवल रहा है जो कि क्वीन ऑफ डार्क है। इसे देखा किसी ने नहीं है, पर यह दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। इसकी हैकिंग स्किल्स इतनी कमाल की है कि ऋषभ का पूरा सीक्रेट सिस्टम भी इससे मुकाबला नहीं कर पाता। ऋषभ हमेशा से इसे अपने सीक्रेट सिस्टम में शामिल करना चाहता था, पर कभी कर नहीं पाया। ऋषभ सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फिर अचानक से वो एक विन का ग्लास लेकर विंडो पे जाके शिप लेने लगा और मन ही मन में बोल, आखिर मिल ही गई तुम। मैंने ना जाने कितनी बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर तुम हर बार मान कर देती थी। विवान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सीक्रेट सिस्टम किसी का भी डाटा आसानी से हैक कर सकता है, सिवाय क्वीन ऑफ डार्क का डाटा उसे आज तक कोई हैक नहीं कर पाया। ऋतब ये सब सोच ही रहा था। तभी विवान की आवाज आई, ऋषु कही ये वही तो नहीं? ऋषभ उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए बोला, हाँ ये वही है जिसे हम इतने सालों से मिलना चाहते हैं। ऋषभ की बात सुनकर विवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ऋषभ की तरफ बिना देखते हुए विवान बोल, बट ऋषु वो तो बहुत छोटी है, इतने बड़े बड़े काम वो कैसे कर सकती है? उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी, वो ये नहीं हो सकती। विवान ये सब बिना ऋषभ को देखे बोल रहा था। थोड़ी देर तक जब ऋषभ की ओर से कोई आवाज नहीं आए, तब विवान ने ऋषभ की फेस पर देखा जो उसे खा जाने वाली नजर से घूर रहा था। विवान ने उसके देखकर थूक घटकते हुआ बोल, ऋषु तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ऋषभ ने उसे दांत पिसते हुए बोल, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में, और तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके चेहरे को देखने की? आगे से तूने उसे देखा भी तो तेरी आंखें निकालकर चिलकौओं को खिला दूंगा। ऋषभ की ऐसी जानलेवा धमकी सुन के विवान डर गया और घेरे से बोल, सॉरी भाई अब नहीं देखूंगा, तू इतना गुस्सा मत हो। विवान की सॉरी सुन के ऋषभ शांत हुआ। विवान से बोला, मेरा और अपना एडमिशन उसके कॉलेज में उसके क्लास में कराओ। विवान तो उसकी बात सुन के हैरानी से उसे देखता है और मन में कहता है, ये क्या सोच रहा है, करना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। विवान ऋषभ को ठीक है बोल के वहां से चला जाता है। ऋषभ फिर से बाहर की तरफ मुड़ के अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल के मन में बोला, मिस अवनी अब तो जानना ही पड़ेगा आखिर आप है कौन। एपिसोड 8 अवनी के कॉलेज में एंट्री। कहानी अब तक विवान से बोला, मेरा और अपना एडमिशन उसके कॉलेज में उसके क्लास में कराओ। विवान तो उसकी बात सुन के हैरानी से उसे देखता है और मन में कहता है, ये क्या सोच रहा है, करना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। विवान ऋषभ को ठीक है बोल के वहां से चला जाता है।
ऋषभ फिर से बाहर की तरफ मुड़ के अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल के मन में बोला, मिस अवनी अब तो जानना ही पड़ेगा आखिर आप है कौन। अब आगे दूसरी तरफ यूएसए एक बड़े से महल जैसे पैलेस के हाल में एक आदमी सोफे पर बैठकर न्यूज पढ़ रहा था। उसके सामने 25 to 30 आदमी सिर झुका के खड़े थे। तभी उन सबका बॉस डरते हुए आगे आया। घुटनों ने बल बैठकर सिर झुकाकर लड़खड़ती आवाज में बोला, बॉस मिस प्रिंसेस का अभी तक हम कोई पता नहीं चला। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और नीचे बैठा आदमी लेट चुका था। उसके सिर से खून निकल रहा है। जब सबने गोली की आवाज सुनी तब सामने उस तरफ देखा तो देखा कर डर के मारे सबकी पेंट गीली हो गई थी। सामने बैठा आदमी की आंखें एकदम सुर्ख लाल थी, जिसमें सिर्फ गुस्सा भार हुआ था। उस आदमी में दांत पिसते हुए कहा, तुम सबको एक काम दिया था जिसे तुम लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाए। 3 साल से मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है। तुम लोग रोज यही खबर सुनते हो, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त। उनकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने आप को सहलते हुए रोबदार आवाज में बोला, 2 महीने हैं तुम सबके पास, अगर मेरी बेटी मेरी सामने नहीं हुई तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का नमो निशान मिट चुका होगा इस दुनिया से। ये बोल के सबको जाने का इशारा करता है। सब इशारा समझकर ऐसे 9, 2, 1 होते हैं जैसे वाह कोई था ही नहीं। अगली शुभ रोजाना की तरह ऋषभ सुबह जल्दी उठ के जिम चला जाता। जिम से आके वो सीधा वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आता है। नीचे विवान पहले ही उसका वेट कर रहा था। जूतों की आवाज सुन के विवान उस आवाज की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हूँ। आज ऋतव ने ब्लू जीन्स से साथ व्हाइट टी शर्ट के अपर ब्लू डेनियम डाली थी, आंखों पे ब्लू शेड्स, जो कि उसके लुक में 4 चांद लगा रहा है। ऋषभ इस लुक में काफी हैंडसम लग रहा था। एक पल के विवान की आंखें बस रुक सी जाती है। कुछ देर में विवान होश में आता है सीधा ऋषभ के पास जाके गले लगते हुए कहता है, यार ऋषु क्या बात है यार, तुझे मैंने तो कभी ऐसे कपड़ों में दिखा है यार, आज तो पूरा कॉलेज बस तुझे ही देखने वाला है। इतना कहकर वो ऋषभ से दूर होता है। ऋषभ उसे कोई जवाब नहीं देता और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और अपनी मिडल में लगी किंग चेयर खींचकर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। विवान मुंह बनते हुए मन में कहता है, मैंने इतनी तारीफ की पर एक बार भी बात तक नहीं की और उस लड़की से कैसे हंस हंस के बातें कर रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था तभी एक जोरदार आवाज आई। ऋषभ बोला, ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? उसकी आवाज सुन के विवान होश में आया और दौड़ के ऋषभ के बगल वाली चेयर खींचकर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गए। मुंबई ठाणे अवनी का अपार्टमेंट। अवनी अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसका अलार्म बजा। वो आंखें बंद करे ही अपने हाथों से अलार्म बंद करने की कोशिश करने लगी। जब वो अलार्म बंद नहीं कर पाई तो अलार्म क्लॉक को उठा के पटक दिया, जिससे अलार्म क्लॉक क्या पूरी क्लॉक ही बंद हो गई। अवनी को जैसे ही किसी चीज की टूटने की आवाज आई, उसने अपनी आंखें खोल ली और नाचे देखा तो अलार्म के इतने टुकड़े हुए थे कि मानो उस पे एटम बम गिरा हो। अवनी क्लॉक को देखकर सर पकड़ बोली, लो एक और तोड़ दी, ये तो 15वीं थी, अब फिर से नई खरीदनी पड़गी। तभी उसकी नजर वाला क्लॉक पे गई जहां 8:30 हो रहे थे। टाइम देखते ही अवनी एकदम तेजी से उठी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होके बाहर आई और अपना कॉलेज बैग लेके कॉलेज की तरफ निकल गई। उधर मुंबई यूनिवर्सिटी में विवान और ऋषभ का कॉलेज आने वाला था। उनके आगे पीछे जो ऋषभ के खास 10 बॉडीगार्ड की गाड़ियां थी वो गेट से ही दूसरी तरफ चली गई। विवान अपनी बुगैटी बड़ी तेज आवाज के साथ कॉलेज गेट में इंटर करता है। बुगैटी की आवाज सुनी के कॉलेज से सारे स्टूडेंट, वॉचमैन और टीचर उस तरफ देखने लगते हैं। तभी विवान अपनी कार को साइड में रोकता है और गेट खोल के बाहर आता। जैसे ही लड़कियों ने विवान को देख सब की सब आहें भरने लगी और भगवान से मांगने लगी, बस एक बार हमें देख ले तो जिंदगी सफल हो जाए। वही लड़के तो बस कार को ही देखकर दंग थे जो लड़के कार के बारे में जानते थे। उन्हें 1 मिनट में पता चल गया ये लिमिट एडिशन बुगैटी डिवो है। सब ये सोच रहे थे कॉलेज इतना अमीर कौन आ गया, अभी तक किसी ने विवान को फेस नहीं देखा था। पर जैसे ही सबने विवान का फेस देखा सब के सब दंग रह गए, क्योंकि सब विवान को बखूबी जानते हैं। वो कौन है और क्या काम करता है, सब अपनी आंखें फाड़े मन में बुदबुदा रहे थे। इतनी बड़ी हस्ती हमारे कॉलेज में क्या कर रही है, सब ये सोच ही रहे थे कि पैसेंजर साइड का गेट खोल और एक डिसेंट सा हैंडसम लड़का निकाल। ये कोई और नहीं हमारा ऋषभ है। ऋषभ को देखते ही लड़कियां बिना पल के झपके उसे ही देखने लगे। वही हाल लड़कों का भी था, पर वो बस अंदर ही अंदर जल रहे थे, यार इतना हॉट लड़का कैसे हो सकता है। तभी वहां पर दौड़ता हुआ पियून आया और सर झुकाकर दोनों को मॉर्निंग ग्रीट किया।
फिर साथ चलने को बोलकर आगे आगे चलने लगा जैसे जैसे वो चल रहे थे। सब उन्हें ही देख रहे हो जैसे फरिश्ता देख लिया हो। विवान तो सबको देखकर सिग्नल पास कर रहा था। वही ऋषभ अपने फोन में लगा हुआ सबको इग्नोर कर रहा था। एपिसोड 9 ऋषभ कितना हैंडसम है। कहानी अब तक। पियून आया और सर झुकाकर दोनों को मॉर्निंग गिरेट किया। फिर साथ चलने को बोलकर आगे आगे चलने लगा जैसे जैसे वो चल रहे थे। सब उन्हें ही देख रहे हो जैसे फरिश्ता देख लिया हो। विवान तो सबको देखकर सिमले पास कर रहा था। वही ऋषभ अपने फोन में लगा हुआ सबको इग्नोर कर रहा था। अब आगे दूसरी तरफ अवनी गिरते पड़ते कॉलेज पहुंची तो उसे गेट पर ही कोमल मिल गई। अवनी कोमल के पास गई और तेज तेज सांसें लेने लगी वो, और बोली, यार तू फोन करके जगा नहीं सकती थी क्या? इस बात पे कोमल मुंह बिगड़ते हुए बोली, मेरी माँ आपका फोन लगना भी तो चाहिए उठाने के लिए। कोमल की बात पे अवनी ने अपना फोन चेक किया जो इस वक्त स्विच ऑफ था। अवनी ने तुरंत है फोन ऑन किया और कोमल की ओर देखकर दांत दिखाकर बोली, सॉरी यार। कोमल अवनी को देखकर स्माइल कर दी और बोली, चल छोड़ जाने दे, ये सब तुझे पता है। आज कॉलेज में दो बहुत ही हैंडसम लड़के आए हैं। पूरा कॉलेज में सब उसकी एक झलक पाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अवनी उसकी बात पर बोली, तो मैं क्या करूं? कोमल चिढ़ते हुए बोली, अबे तू इतनी सुंदर है, तुझे तो कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। मुझे देख मेरा क्या होगा। पपी फेस बना लिया। अवनी उसकी फेस को देखकर खिलखिला के हंस दी और बोली, तो चाहती क्या है? कोमल उससे चिढ़ते हुए बोली, यार चलना, हम भी उन्हें ढूंढते हैं, क्या पता उनमें से कोई मुझे पसंद कर ले। अवनी पहले तो मान करती है, फिर कोमल के बार बार बोल पर अवनी भी रेडी हो जाती है चलने के लिए और दोनों निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब अवनी और कोमल को वो लोग नहीं मिलते तो हार मानक अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि शर्मा सर की क्लास स्टार्ट होने वाली थी और वो लेट पर पहुंचे तो फिर से वो डांट लगाएंगे। दोनों क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद शर्मा सर आते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद डीन उस क्लास में आते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मॉर्निंग विश करते हैं। सब हैरान इसलिए थे क्योंकि डीन कभी भी क्लास में नहीं थे। तभी डीन की आवाज आए, आज आपकी क्लास में दो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए। फिर वो बाहर की तरफ इशारा करते हैं। सब गेट की तरफ देखते हैं। अवनी और कोमल भी गेट को ही देख रही थी। तभी विवान बड़े रोब के साथ अंदर इंटर करता है। डीन सबसे कहता है, आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, पीए ऑफ आर के मिस्टर विवान मेहता। सब विवान को देखकर चौंक जाते हैं। इतनी बड़ी हस्ती हमारे कॉलेज में, और लड़कियों का तो हाल ही बुरा था। वो तो बस ऐसे देख रही थी, बस एक बार विवान उन्हें देख ले उनका जीना सफल हो जाएगा। कोमल तो एक टक विवान को ही देख रही थी और अवनी शोक में थी और मन ही मन सोच रही थी, ये यहाँ कैसे। तभी डीन की आवाज फिर से सुनाई दी तो सब होश में आए। डीन बोला, और ये है ऋषभ कुंद्रा, विवान के खास दोस्त। सबने गेट की तरफ देखा तो एक हैंडसम का लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर आ रहा था। सब तो बस उसे देखते रह गए। सब अपने आप में खुसुर फुसुर करने लगे। कोई कह रहा था, यार कितना हॉट है ये कोई, यार इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। वही जब अवनी ने ऋषभ को देखा तो एकदम शॉक्ड हो गई और मन में ही बोल, ये वही है जिससे मैं टकराई थी। इस वक्त वो बस ऋषभ को ही देख रही थी। वही जब ऋषभ ने इधर उधर देखा तो उससे अवनी दिखी जो उसे ही देख रही थी। उसे ऐसा देखता पा के ऋषभ के फेस पर स्माइल आ गई। वही जब अवनी ने उसके फेस पर स्माइल देखी तो वो तो जैसे पागल ही हो गई और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, यार कितना हैंडसम है, ये नजरें ही नहीं हट रही। सब ख्यालों में मस्त थे। तभी डीन की आवाज आए, आज से ये लोग आपके साथ ही पढ़ेंगे, सो प्लीज कोऑपरेट। डीन वहां से चला गया। डीन के जाने के बाद शर्मा सर चापलूसी करते हुए आए और बोले, विवान सिर आप कहाँ बैठा चाहेंगे? तो ऋषभ में फट से जवाब दिए, वाह। सबने उस तरफ देखा तो वो अवनी के पीछे की डेस्क थी। शर्मा सिर कुछ बोलने ही वाले थे कि विवान बोल पड़ा, हाँ वहां सही है ऋषभ, मुझे भी वही बैठना है। फिर वो दोनों वहां जाके बैठ गए। ऋषभ ने अवनी को देखकर हेलो कहा तो अवनी ने भी रिप्लाई में हेलो बोल दिया और मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख कोमल उसे हिलाते हुए बोली, तू उसे कैसे जानती है और मुस्कुरा क्यों रही है? जवाब में अवनी ने, बाद में बताओगी। कोमल भी चुप हो गई और शर्मा सर क्लास शुरू करते हैं। वही अवनी तो ऋषभ के पीछे बैठने से अपनी धड़कन काबू करने में लगी थी। उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। वही कोमल बार बार अपनी फोन टेढ़ा करके स्क्रीन में विवान को देख रही थी। जब विवान ने उसे ऐसा करता देखा तो वो थोड़ा सा बैंड हुआ और धीरे से उसके कान में बोला, इतना ही पसंद आ गया हूं तो बोलो, साथ ही बैठ जाते हैं।
कोमल ने जैसे ही अपने कानों में गर्म सा एहसास हुआ वो तो एकदम जम सी गई, पर विवान की आखिरी बात सुन के तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने वैसे ही पीछे देखा तो विवान मुंह दबा के हंस रहा था। उसे हंसता देख कोमल शर्मा गई, फिर से सीधा देखकर क्लास में फोकस करने लगी। भाइयों और बहनों, कृपया कमेंट में हमारी स्टोरी की कमियां बताएं ताकि हम सुधार कर सके। शर्मा सर की क्लास खत्म होते हैं। ऋषभ आखिर क्यों आया है अवनी के कॉलेज में? क्या ऋषभ को हो गया है अवनी से प्यार? क्या होगा कहानी में जानने के लिए पढ़िया सेक्रे। एपिसोड 10 अवनी बनी ऋषभ की दोस्त। कहानी अब तक। कोमल ने जैसे ही अपने कानों में गर्म सा एहसास हुआ वो तो एकदम जम सी गई, पर विवान की आखिरी बात सुन के तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने वैसे ही पीछे देखा तो विवान मुंह दबा के हंस रहा था। उसे हंसता देख कोमल शर्मा गई, फिर से सीधा देखकर क्लास में फोकस करने लगी। अब आगे शर्मा सर की क्लास खत्म होते हैं अवनी बड़े एक्साइटमेंट में पीछे मुड़ी और ऋषभ से पूछा, तुम यहाँ कैसे? मतलब तू इस कॉलेज में कैसे? आज तक तो तुम्हें नहीं देखा। इस पर ऋषभ ने अवनी को शांत करते हुए बोला, अरे मेरे डैड की जॉब के वजह से हम दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। दिल्ली में 3rd ईयर का स्टूडेंट था तो विवान की वजह से मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया। ओह तो ये बात है, तो चलो अच्छा तो हम दोस्त बन सकते हैं। अवनी ने अपना हाथ आगे किया, ऋषभ ने फट से हाथ पकड़ के मिलाने लगा। वही ऋषभ का झूठ सुन के विवान के तो होश ही उड़ गए। अवनी की आवाज सुन के वो होश में आया। अवनी ने उससे हाथ मिलाने के लिए बोल रही थी। विवान जैसे ही हाथ मिलाने वाला होता तभी उसे थोड़ा ठंड का एहसास होता तो वो ऋषभ की तरफ देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। विवान की जान हलक में ही अटक गई। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे किया और हेलो बोला। उन सबको बातें करता देख कोमल बोली, मैं भी हूं यहाँ पर। सब उसकी तरफ देखते हैं। अवनी कोमल को सबसे मिलवाती है, फिर वो कैसे ऋषभ से मिली थी ये भी बताती है। कोमल भी सुन के दोनों से हाथ मिलती है, फिर वो सब कुछ देर बातें करते हैं। पूरी क्लास की लड़कियां तो ऋषभ और विवान को देख रही थी और अवनी और कोमल से जल रही थी। तभी क्लास की सबसे घमंडी लड़की जिसका नाम रोमा था उसने अपनी चमची काजल से बोली, बहुत हो गया इन दोनों का, हर बार सारे लड़के इन्हीं दोनों के पीछे पड़े रहते हैं, पर इस बार मैं ऋषभ को नहीं छीनने दूंगी। इतना बोल के वो एक डेविल स्माइल करती है। वही ऋषभ, विवान, कोमल, अवनी इन सबसे अनजान अपनी ही मस्ती में थे। तभी अवनी ने कहा, यार तुम सबको भूख नहीं लग रही क्या? मुझे तो बहुत लग रही है। तो सबने टाइम देख तो 12 बाज चुके थे। सबसे कहा, हमें भी लग रही है। सब वहां से कैंटीन की तरफ निकल पड़े। उनको जाता देख रोम और उसकी चमची काजल भी उनके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद कैंटीन में ऋषभ विवान एक साथ बैठे थे। उनके सामने वाली चेयर पर कोमल और अवनी बैठे थे। रोम और काजल भी उनके दो रो छोड़कर ही बैठे थे और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब थोड़ी देर तक रोमा को कुछ नहीं सुनाई दिया तो वो कुछ सोचने लगी। उसने मन में सोच, इस अवनी का तो कुछ करना पड़ेगा वरना ये तो ऋषभ को भी अपने प्यार के जाल में फांसा लेगी। तभी उसे दिमाग में एक खुराफाती इंडिया आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी फ्रेंड कोमल जो अब तक उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसकी स्माइल देखकर घबरा गई और रोम को हिलाते हुए बोली, रोम रोम क्या खुराफात सोच रही है? काजल के हिलाने से रोम होश में आए और एक स्माइल के साथ कहा, अरे कुछ नहीं, बस इस अवनी को ठिकाने कैसे लगाऊं वही सोच रही थी। काजल ने कहा, तो कोई इंडिया मिला? असल में काजल घमंडी नहीं थी, पर अवनी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि सारे लड़के हमेशा अवनी के पीछे ही पड़े रहते थे। काजल को कोई देखता तक नहीं था। काजल को ये बात हमेशा चुभती थी। वो भी अवनी को सबक सिखाना चाहती थी। रोम ने काजल को स्माइल के साथ कहा, हाँ मिला है ना, और अपना फोन निकला और किसी को मैसेज करके रख दिया। काजल ने पूछा, क्या इंडिया है? तब रोमा ने बोलना शुरू किया, मैंने आशीष को मैसेज किया है और बोला है अवनी किसी और के साथ गुलछरे उड़ा रही है। अगर विश्वास नहीं है कैंटीन में आके देख लो, अब बाकी का काम हमारा वो खुद कर देगा। रोम की बात सुन दोनों एक दूसरे को हाई फाई देती है और अवनी को देखने लगते हैं। वही जब आशीष रोम का मैसेज देखता है तो उसे पहले गुस्सा आता है, फिर सोचता है मेरे खिलाफ जाके कौन उसके साथ हो सकता है। राजीव, रोनित, कबीर, अमन सब जानते हैं मैं उसे पसंद करता हूं। बात यह है कि आशीष मुंबई की राजन फैमिली का उत्तराधिकार था और राजन फैमिली मुंबई की जानी मानी फैमिली थी। उनका दबदबा गवर्नमेंट से लेकर अंडरवर्ल्ड तक चलता था, इसलिए पूरे कॉलेज में आशीष के खिलाफ जाने की कुछ ही लोग थे जो जा सकते हैं और वो सब आशीष के दोस्त थे। आशीष अपने दिमाग से सारी बातों को साइड करता है, फिर सोचता है एक बार देखने में क्या हर्जी थी, और वो वहां से कैंटीन की तरफ चला जाता है। उसके साथ उसके 3 दोस्त और 2 बॉडीगार्ड भी थे।
कैंटीन में ऋषभ, विवान, कोमल, अवनी इन सब से अनजान बातें करने में मगन थे। तभी विवान का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी देख और सबको एक्सक्यूज बोल के साइड चला गया और बात करने लगा। उसके जाने के बाद सब बातें कर ही रहे थे कि ऋषभ की आंखों में कुछ चला गया। अवनी से बोला, मेरी आंखों में कुछ चला गया है, इसे फूंक मार के निकाल दो प्लीज। अवनी ऋषभ की आंखें देखती है जो इस वक्त कुछ जाने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो फटाफट ऋषभ के पास जाके उसकी आंखें खोलकर फूंक मारने लगती है कि तभी। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।